Om Shanti students. Today I am going to discuss the quantum mechanical model of the atom. It is the last topic of the chapter atomic structure. क्वांटम मैकेनिक एक हाई लेवल का कंसेप्ट है. ये टॉपिक जनरली एमएससी में पढ़ाया जाता है, बट इन 11th क्लास हियर the elementary idea given related to quantum mechanical model of the atom. तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या है. इन फैक्ट क्वांटम मैकेनिक is the branch of the science that deals with dual behavior of the matter, that is wave nature as well as the particle nature of the particle nature of the electron or proton, like that microscopic particle, dual behavior that follows dual behavior of each and every microscopic particles. So what I told, the quantum mechanics is the branch of the science that deals with dual behavior of the matter, particle nature as well as the wave nature of the electron. तो जैसा कि मैं बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग बुक है एमएससी में, जो कंप्लीटली मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है केमिस्ट्री में. तो जैसा कि ये बोला कि ये मैथमेटिकल थ्योरी है फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट आई हियर रिटेन a mathematical theory that is developed from quantum theory and is used to explain the behavior of atoms, molecules and elementary particles. Based on quantum mechanics, a new model of atom was developed. It is called quantum mechanical model of the atom. जैसा कि आपको एटमिक मॉडल दिया गया है, आपको रदरफोर्ड एटमिक मॉडल, बोर्स एटमिक मॉडल, बाद में आपका बोर और समरफील्ड मिल के फिर से मॉडिफाई किया गया है, तो उसको बोर समरफील्ड एटमिक मॉडल बोला जाता है. बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एटमिक मॉडल दिया गया है, दैट वाज गिवन बाय द श्रोडिंगर. In fact, in 1926, Erwin Schrödinger and one more scientist worked and gave the quantum mechanics independently, and at last in 1927 Erwin Schrödinger gave wave equation to describe the wave motion of the electron in three-dimensional space around the nucleus, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स है. तो आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जैसा कि मैं बताया कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, आपका डबल डिफरेंशियल फॉर्म में है. एक इक्वेशन, पूरे इतनी मोटी सी बुक है, उसमें से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड दैट श्रोडिंगर इक्वेशन describes completely about the electron, means that any event, any phenomenon related to electron, that one expressed mathematically through the Schrödinger wave equation. So we can say the Schrödinger wave equation is the central equation of the quantum mechanics. Schrödinger wave equation, it is central equation double differential equation, you can write. It is central double differential equation of quantum mechanics.
you can write which describes about electron in 3-dimensional space around the nucleus. And it is expressed as the following. जैसा कि मैं बताया कि ये आपको डबल डिफरेंशियल फॉर्म में है इक्वेशन, और क्वांटम मैकेनिक्स का एक ही मात्र इक्वेशन है श्रोडिंगर, इसलिए मैं बोला है इट इज सेंट्रल डबल डिफरेंशियल। वो इक्वेशन डबल डिफरेंशियल फॉर्म में है। 12th में आप पढ़ेंगे कैलकुलस, तो उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है कैलकुलस का, तो उसमें से डबल डिफरेंशियल फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, जैसा कि मैं लिखने जा रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल 0। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लगता है और लॉन्ग इक्वेशन है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में आपका एनसीईआरटी में जो दिया है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन रियल जो आपका डबल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 एक्सिस में 3 डायमेंशनल एक्सिस में आपको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ये दिया गया है, जहाँ पर साई जो है आपको वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एज ए वेव आप कंसीडर करेंगे तो उसका अपना वेव फंक्शन होगा, तो साई वेव फंक्शन को इंडिकेट करता है। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 22/7 है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये आपका जो समेशन है इसका इक्वल 0 होता है। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो आपको आएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ओके। इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं, ये जो आपको डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल 0, ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पर डेल जो है आपका डेल स्क्वायर जो है दैट इज डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ये आपका डेल का फॉर्म में है। तो ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। और एक फॉर्मेट है, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बार आईआईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, तो आपका डेल स्क्वायर साई डेल 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई, और एक फॉर्मेट और मैं लिख देता हूं इसका, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, here you write 2 pi square m by h bar s square and e minus v psi equal 0। तो आईटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था तो यही दिया गया हुआ था। तो आपको जनरली बुक में आपको 2 ही फॉर्म रहता है, हैमिल्टोनियन फॉर्म होता है और ये डायरेक्ट जो डबल डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो ये फॉर्मेट में दिया हुआ था, तो जो जनरली बुक में मिलता नहीं है, आईटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, विच वन इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब 4 फॉर्म में अलग अलग तरीके से लिखा था, उसमें से एक फॉर्म ये था जो यही करेक्ट था, जहाँ पर h बार जो है दैट इज द h/2 को बोला जाता है। तो वही 8 पाई स्क्वायर था, तो वही 2 और 4 नीचे आ गया, तो h² बाय 4 मीन्स h
बार स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मेट हुआ। तो अब आपका जो एनसीईआरटी बुक में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो आपको मैं बता दिया यहाँ ई जो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब भी जो है पोटेंशियल एनर्जी है, साई वेव फंक्शन हुआ, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हैमिल्टनियन फॉर्म क्या है? इनफैक्ट जो है व्हेन दिस इक्वेशन मीन्स द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व फॉर द साई, जैसा आपका हायर क्लासेस में एमएससी में इसका सॉल्व किया जाता है डिफरेंशियल फॉर्म को, तो जो भी आपको सॉल्व किया जाता है तो उसमें जो इंटीजर मिलता है, तो आप कह सकते हैं व्हेन दिस इक्वेशन इज सॉल्व फॉर साई 3 इंटीजर NLM were obtained. These integers called क्वांटम नंबर। जो आपको पिछले क्लासों में क्वांटम नंबर आप डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। तो ये जो क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम नंबर यहीं से आया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आया, क्वांटम मैकेनिक्स से आया, क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल से आया। तो क्वांटम नंबर, तो जब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है फॉर साई, द 3 इंटीजर आता है NL प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे 4th स्पिन क्वांटम नंबर है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 3 इंटीजर आता है ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर साई, तो उसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। बट फॉर सिस्टम लाइक एटम और मॉलिक्यूल, यहाँ आप लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में इसको लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर सिस्टम लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल, energy of which does not change with time, does not change with time, the Schrodinger wave equation may be written. The Schrodinger wave equation may be written as लिख सकते हैं आप H kappa psi equal E psi. So simple. This is also known as the Schrodinger wave equation, where H kappa is mathematical operator. हायर क्लास में मैथ जब पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे एक अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, तो उसी मैथमेटिशियन के नाम पे भी रखा गया है। तो यहाँ H जो है आपका हैमिल्टनियन के नाम के आधार पे H रखा गया। तो ये भी एक वे ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, जो दैट इज द बियॉन्ड ऑफ योर द कंसेप्ट और सिलेबस है। लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं H कप्पा इज मैथमेटिकल ऑपरेटर इज known as Hamiltonian operator। तो कभी कभी आपको 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आएगा, राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन हैमिल्टोनियन फॉर्म। तो आपको सिर्फ यही लिखना है, वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई, यानी डेल स्क्वायर साई इक्वल 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी साई इक्वल 0।
तो उसके रिस्पेक्ट में आपको ये भी एक फॉर्मेट है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, कब, व्हेन द सिस्टम लाइक एटम और मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ एनर्जी जब चेंज नहीं होता है तब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हैमिल्टनियन फॉर्म में लिखा जाता है। तो दैट इज रिटन एज एच कप्पा साई इक्वल ई साई। तो बस आपको ये रिकॉल करना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन हैमिल्टनियन फॉर्म में क्या है, तो बस इसको लिखना है। चूंकि ये एलिमेंट्री आइडिया यहाँ दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो आपको सिर्फ आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानना है। तो एनीवे अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि जो साई है वो क्या है और साई स्क्वायर, ये भी एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, या तो आपको पूछेगा राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हैमिल्टनियन फॉर्म में लिखेगा तो हैमिल्टनियन तो आपको स्पेसिफाई हो जाएगा तो हैमिल्टनियन फॉर्म लिखना होगा, अदरवाइज पहला वाला फॉर्मेट लिखेंगे। और दूसरा आता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी जनरली 11th में ड्रॉप करता रहता है। तो पहले तो आप लिखिए साई क्या है, तो इट इज वेव फंक्शन आप बोल सकते हैं। साई जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज referred for the wave function, wave function psi। आप इसको लिख सकते हैं, it represent the amplitude of the electron, it represent the amplitude of the electron wave at various point। आपको इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल नेचर हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज द वेव। तो जब वेन एवर यू कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, तो उसका अपना एक वेव का एम्पलीट्यूड होगा ना, तो दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एट वेरियस पॉइंट। लिख सकते हैं सराउंडिंग वेरियस पॉइंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस along with along 3 एक्सिस कर सकते हैं, along 3 एक्सिस x y z। psi is also known as probability amplitude। Now you write the psi square। Now psi square, yeah, you can write the significance of psi square। psi refer for the wave function or amplitude of the electron wave, and now you write the significance of psi square। It refers to maximum probability of finding electrons around the nucleus, that is orbital। orbital का यही definition है, around the nucleus there is certain region whereon maximum probability of finding of electron has been observed। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होता है उस पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। और एज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको psi स्क्वायर, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ psi स्क्वायर। एंड
इसको हम लोग तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे थोड़ा देर के लिए आप शेप ऑफ ऑर्बिटल भी आप टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे आपका 1s आपका है ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल है, और ये इसका शेप जो होता है आपको एजीमुथल के आधार पे जानते हैं स्फेरिकल होता है। ये 3 डायमेंशनल स्फेरिकल जब होगा तो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली इस तरह से रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर भी है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, सेंटर में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है और उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये ऐसा ले लिया गया है कि पूरा का पूरा तो आप शेप एरिया नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो जहां पर 90 to 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग उसका शेप ऑफ ऑर्बिटल मान लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, आपको जहां तहां स्कैटरिंग वे में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये यहाँ पर 90 to 95% इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो इतना पर्टिकुलर एरिया को हम ऑर्बिटल बोलेंगे, पूरे पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑर्बिटल कंसीडर करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है आपका सेल में ही आपका ऑर्बिटल है। तो सेल और ऑर्बिटल में थोड़ा सा फर्क है। ऑर्बिटल जब भी बात करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्शन कंसीडर होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में ओरिएंट होगा। और जैसे ये सबसेल और ऑर्बिटल में यही बेसिक डिफरेंस है। सबसेल में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये वैसे ही समझना है जैसे आपका स्पीड एंड वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। दोनों को तो एक सेंस मीनिंग लगाता है लोग जनरल, लेकिन फिजिक्स का जो स्टूडेंट होगा तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। सेम वैसे ही यहाँ सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में जानना है। तो चलते हैं, अभी हम लोग एक ग्राफ, हम लोग रेडियल वेव फंक्शन जो है आपका उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। इट कैन बी शोन रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन आप इसमें लिख सकते हैं। इट कैन बी शोन बाय जस्ट, इट कैन बी शोन बाय just plotting a graph between wave function psi and distance r, that is from the nucleus। रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हैं, रेडियल डिस्टेंस r from the nucleus। तो ये आपको पता है कि जो आपका s स्फेरिकल होता है शेप, p जो होता है डम्बेल होता है, और d जो है डम्बेल होता है। तो यहाँ जो ग्राफ जो प्लॉट किया जा रहा है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस r, तो वो आपको 1s के लिए है, फॉर 1s 2s एंड 2p, ये 3 के लिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो यहाँ समझना है। थोड़ा सा हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर डम्बेल है, तो ये इसका आप देखिए यहाँ पर ये कटिंग है, माने एक तरह समझिए वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बाकी ये सब रीजन में इलेक्ट्रॉन है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है P में जहाँ पर यहाँ पर पॉइंट को आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी को हम नोडल पॉइंट भी बोलते हैं।
और जब प्लेन पास होगा नोडल पॉइंट से तो उसको नोडल प्लेन बोलते हैं, और ऐसे नहीं तो सिंपली जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट इज नोन एज नोडल पॉइंट। तो हर एक का नोडल पॉइंट अलग अलग होता है। तो S के लिए नोडल पॉइंट आप लिख सकते हैं फॉर NS, नोडल पॉइंट जो होता है ये n-1 के बराबर होता है। जैसे 1s लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो 1 - 1 0, देर इज नो नोडल पॉइंट, नो नोडल पॉइंट, नो नोडल पॉइंट। फिर 2s लिखेंगे तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 2 - 1 1, देर इज 1 नोडल पॉइंट, देर इज 1 नोडल पॉइंट। तो अब देखिए 1s और 2s में क्या फर्क है, तो इसीलिए ग्राफ यहाँ प्लॉट किया जा रहा है उसी को समझाने के लिए। तो थोड़ा सा इसको हम रब कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसे आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, थोड़ा सा डेंसिटी कम होता गया, जैसे जैसे डिस्टेंस जाएगा, ये सेंटर है, सेंटर से आप न्यूक्लियस से जैसे आप इलेक्ट्रॉन का जहाँ पॉइंट ले रहे हैं वो रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, ये थोड़ा कम होता गया, और तो ये आपका कम होता गया ये, तो ये आपका इतना पर्टिकुलर एरिया को 1s मान लिए। लेकिन 2s में एक नोडल पॉइंट है, मैंने जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसका हम लोग देखिए ये वलयकार जब आप फिगर मैथ में आप देखते हैं ना, तो वैसे ही आपको यहाँ समझना है। देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी देखिए, ये एक एरिया है। अब बीच में देख रहा है यहाँ गैप है जहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं जो स्फेरिकल है, तो ये आपका जो बना ये स्फेरिक, तो ये बीच में आपका गैप हो गया ये एक तरह से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ है और फिर ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका 2s का हुआ, चूंकि एक नोडल पॉइंट है यहाँ पर 2s में। उसी तरह से आप P में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा, आप ये इस तरह से फिगर आ रहा है ये यहाँ पर, तो इसको समझना है, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये रेडियस हुआ आपका R, ये बढ़ता चला गया 2s में, R हो गया ये, तो फिर ये आपका सेंटर से ये R हो गया, यहाँ पॉइंट सेंटर से देखिए R ये चला गया आपका। तो ये एक थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट किया गया वेव फंक्शन अगेंस्ट द रेडियल डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का क्या वेरिएशन है उसको दिखाने के लिए यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो पहले हम लोग 1s लेते हैं, ये रेडियस हुआ, ये वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें ये इस तरह से आएगा ये ग्राफ 1s के लिए। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस से, वैसे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द रेडियस, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर 1s। लेकिन 2s में क्या पाया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता तो गया, फिर ये आपको नोडल पॉइंट मिल गया, फिर क्या है इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आपका जैसे बढ़ रहा था और उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। तो ये इसका ग्राफ में हम लोग लेंगे, जैसे डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर पॉइंट कट आ गया, मैंने जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ऐसे बढ़ा और फिर घटता गया, बढ़ता गया फिर वो घटता चला गया। तो ये 2s का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साई और R। तो ये 2s के लिए है। फिर हम लोग 2p का ले लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, 2p, और ये वेव फंक्शन हो गया, ये रेडियस R हो गया ये। तो इसमें आपका ये देखिए आपका ये आपका जीरो है, यहाँ पर नोडल पॉइंट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, अब बढ़ने के बाद फिर घट रहा है,
देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा, फिर से घटना शुरू हो गया। तो उसका ग्राफ हम लोग जब लेते हैं, 0 है आपका नोडल पॉइंट से, और वो बढ़ा और फिर वो घटना शुरू हो गया, ये इस तरह से आएगा 2p का। तो ये 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और हम लोग साई स्क्वायर यदि हम लोग लेते हैं तो साई स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो साई वेव फंक्शन है बट साई स्क्वायर ऑर्बिटल हुआ, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम लोग आते हैं इसी का थोड़ा सा हम लोग लेंगे, साई स्क्वायर इज ऑल्सो that is orbital and also known as probability density, probability density। तो इसी को हम लोग अभी हम ग्राफ जैसे प्लॉट करेंगे, सब में हम साई स्क्वायर कर दे रहा हूं इसको, ये हो गया। तो इसका भी ऐसे ही आएगा, शार्प होगा, स्क्वायर है, मैक्सिमम डिक्रीज करेगा आपका विथ इंक्रीज रेडियस। और उसके बाद आपका जैसे ये आपका जो नीचे गया था वेव फंक्शन में, अभी यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर है तो आपका कोई भी एस के आगे नेगेटिव पॉजिटिव का तो स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका वेलोसिटी आपको हम लोग सॉरी उसका जो साइन है नेगेटिव नहीं जाएगा। माइनस में भी कोई क्या स्क्वायर करते तो पॉजिटिव होगा, प्लस का भी पॉजिटिव होगा। इसलिए नीचे जो लोब दिखाया था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वेव फंक्शन, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज होगा, ये 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, फिर ये आपका ऐसे आ जाएगा। यानी यहाँ पर पहले वाला केस में रिवर्स केस आ गया था, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोडल पॉइंट मिलने के बाद इन्वर्ट हो गया था, मतलब वो बढ़ता गया फिर घटता गया। अब ये स्क्वायरिंग हो गया तो वो आपका वही नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा वो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा, इसलिए इसको ग्राफ को ऐसे ऊपर प्लॉट किया गया। और इसमें ऑलमोस्ट वही आपका आएगा विथ इंक्रीज डेंसिटी। तो जैसे देखिए ये आपका रेडियस बढ़ रहा है तो ये डेंसिटी बढ़ा, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, मतलब ये आपको क्लाउड को दिखा रहा है। एक हुआ लीनियर यानी साई वेव फंक्शन, और एक हुआ 3 डायमेंशनली यानी ऑर्बिटल, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी समझ गए होंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल पर आधारित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया है, मतलब वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही क्वांटम मैकेनिक्स आया, जैसा कि स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया लिखा है भी। तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।